नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने डिस्कशन को 4 भागों में बाँट करके करेंगे और पहले उन भागों को देख लेते हैं, फिर जो है तर्क के साथ उनमें क्या अभी संभावना है उसको देखेंगे। जिसमें आज हम लोग पहले पार्ट पे बात करेंगे कि क्या दोबारा आंसर की आएगी या नहीं। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट ने जो अभी तक मान लीजिए कि एक्सेप्ट नहीं किया है, जो भी मामले हैं छात्र छात्राओं के या यूपीएचएससी कैंडिडेट के, इस पर क्या संभावना है कि एक्सेप्ट होगा, कैसे होगा, होने के बाद क्या प्रोसेस होगा। छोटे में तर्क के साथ हम इसको देखेंगे। और तीसरे पार्ट में एक समस्या है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर कॉल कर रहे हैं कि क्या हम यूपी पीसीएस पे फोकस करें या पीजीटी पे फोकस करें या इंटरव्यू पे फोकस करें। तो इसमें क्या संतुलन हम बना सकते हैं और क्या तरीका होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जिससे कि कह सकते हैं कुछ उपाय मेरे द्वारा या आप इसके बाद जब अपना एनालिसिस करें तो वो निकाल पाए। और बिल्कुल आखिरी में जैसे जो मॉक इंटरव्यू अभी हमारे यहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, वो किस डेट पर किस सिटी में अभी वैकेंट है, उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आखिरी में हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट पे कि आंसर की आएगी या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात अपनी जो मेरी राय है वो मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये मुझे बेहद पसंद है। चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या कोई भी हो, उन्हें ऐसा करना चाहिए। री आंसर की दोबारा देना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, या किसी के लिए सिर्फ एक निर्णय हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये कई सालों की मेहनत है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी आधे ज़िंदगी में ये अंतिम एक पड़ाव था, एक अंतिम चांस वो महसूस कर रहे थे कि इस बार जो है उनका सिलेक्शन हो जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। एक दो आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में आ गई है वो बात कि शायद किसी कैंडिडेट का 84 तक है एजुकेशन सब्जेक्ट में, जो भी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 प्रश्नों का कोई पेपर होता है और कोई 84 करके आए, आयोग के आंसर की से मिला ले, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अपने आप से या आसपास के इन्वायरमेंट में कैसा फील करेगा। हो सकता है कि उसके एक दो दोस्त ऐसा कह दे कि अब मिठाई खिलाओ, आपका तो सिलेक्शन पक्का हो गया। ऐसा हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति का रिजल्ट तक ना आए तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ठेस पहुंचती है इस तरह की चीज़ों से। ऐसे कई सब्जेक्ट में हैं जहां ज़्यादा मार्क्स हैं और रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं है, लेकिन फिर भी फेल घोषित कर दिया गया है, तो उस पर ज़रूर आयोग को कुछ करना चाहिए। अब हम अपने इन पॉइंट को, कुछ तर्कों को लेकर के बात करते हैं कि इनमें क्या संभावना है और अब तक हुआ क्या है, कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या दोबारा आंसर की आएगी या नहीं, तो इस पर देखिए, यूपी पीसीएस का जब एग्ज़ाम हुआ था और आयोग ने पहली बार ऐसा किया था कि रिवाइज्ड आंसर की दिया ही नहीं और फाइनल सिलेक्शन तक कर दिया, उसके बाद भी नहीं दिया। 2023 की ये बात है, एग्जैक्ट थोड़ा सा ईयर हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन जो कोर्ट का मामला है वो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि कोर्ट में छात्रों ने अपना पक्ष रखा था, फिर आयोग ने रखा। तो पहली हियरिंग देखिए जल्दी हो जाती है, और उसके माध्यम से कोर्ट ने जो है इस बात को रखा आयोग के सामने कि आप आंसर की दीजिए, क्योंकि ये उनका राइट है। तो आयोग ने कहा कि देखिए, हो सकता है कि ह्यूमन एरर से, यानी कि मानवीय गलती से, एक दो प्रश्न आयोग से भी गलती हो जाए। एक प्रश्न वैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था कि एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि मानवीय गलती से हो जाए। ऐसे में पूरी की पूरी वैकेंसी कई सालों तक जो है रोक के रखना, उनका सिलेक्शन ना देना, तो ये पूरी प्रक्रिया बाधित होती है, और इसलिए हम रिवाइज्ड आंसर की नहीं देंगे। लेकिन यदि इसमें अधिक समस्या है तो प्रत्येक रिजल्ट में हम अंत में ये ज़रूर लिखेंगे कि यह रिजल्ट इस केस के माध्यम से, वर्सेस जो लिखा होता है कि इस केस के माध्यम से जो है उसके अधीन, विचाराधीन है, यदि कुछ होता है तो ये चेंज हो सकता है। और इस तरह के रिजल्ट तब से आयोग हर बार दे रहा है,
और फाइनल सिलेक्शन तक हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो जिनका पीटी में नहीं हुआ वो आप जानते हैं कि पीछे हट जाएंगे, चाहे जितने भी स्ट्रांग उनकी सिचुएशन रही हो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो गया, उस वर्ष तो नहीं कुछ होने वाला है, वो मान लेते हैं। और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है वो क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनका रिजल्ट हो चुका है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो बट जाते हैं यहाँ पे, और ये मामला वहीं से दब जाता है। करीबन 3 वर्ष से यूपी पीसीएस में ऐसा चला आ रहा है, और उसी की एक तरह से कॉपी या नकल करने की कोशिश इस आयोग ने भी किया है कि विदाउट रिवाइज्ड आंसर की दिए इन्होंने रिजल्ट दिया है, जिसमें कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ढेर सारी खामियां हैं, बहुत अंतर के बाद रिजल्ट नहीं आया है। तो यदि एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पर तो हो सकता है कि इस मामले के थ्रू आयोग ये कह दे कि हम बाद में रिजल्ट पे सोचेंगे, और बाद में भी ना दें। इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। कल वैसे आयोग की बैठक है, कल यानी कि आप जानते हैं कि कल जो है 23 सितंबर को कल ये बैठक है, और कल आयोग अगर कुछ कर पाएगा तो आयोग के माध्यम से हो सकता है, यानी कि जो ज़्यादा रास्ता हमें दिखाई दे रहा है वो आयोग और सरकार के माध्यम से। लेकिन आप जानते हैं कि आयोग और सरकार संख्या को ज़्यादा मानती है, और यह एक ऐसी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसमें संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी हाई होती है। तो कल का निर्णय हम वेट कर सकते हैं आयोग की तरफ से। अदरवाइज यदि आप कुछ कर रहे हैं तो मजबूती से करें, क्योंकि हल्के फुल्के रिवाइज्ड आंसर की डिमांड, ये सब मतलब प्रक्रिया हो चुकी है, और उनके पास शब्द हैं कि उसको वो रख सकते हैं, पुराने निर्णय को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो है इस केस में कोर्ट के आदेश कोर्ट क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो देखिए इसमें मेन हियरिंग वगैरह की होती है, फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग। तो फर्स्ट हियरिंग में कुछ ऐसे निर्णय आ जाते हैं जैसे कि जैसा पिछली बार केमिस्ट्री में हुआ था कि 11 बच्चे गए कि उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है इस तरह की चीज़ों को, तो कोर्ट ने सही पाया, वो सभी वैलिड आंसर थे, और उन 11 सीट को छोड़ करके बाकी रिजल्ट निकाल दिए गए, और फिर अदर 11 का हो गया। बाकी सेकंड थर्ड हियरिंग कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में मुझे फिलहाल नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर कैंडिडेट पीछे हट जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि ये जो कोर्ट वाली जो बात है ये एक्सपेंसिव होता है, और आप जानते हैं कि जो भी इस तरह के केसेस लड़ते हैं तो बच्चों से कुछ धन वगैरह भी कलेक्शन करते हैं, फिर ये प्रोसेस होता है, तो प्रक्रिया, कॉस्ट, इन सब से ये मामला थोड़ा दब जाता है। यानी आयोग और सरकार से आप अधिक आशा रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आरओ वाले में आप देखे होंगे, हुआ था कि आरओ में संख्या ज़्यादा थी और बात काफ़ी आगे तक पहुँच गई थी। बिल्कुल अंत में मीडिया का भी इसमें प्रवेश हुआ, और फिर इस एग्ज़ाम को ही पूरा रद्द करना पड़ा, लेकिन वहाँ संख्या की बात है। इंटरनेट पे जो ट्रोल वगैरह होते हैं उन सब को लेकर के ये पॉइंट था, लेकिन यहाँ संख्या कम होना भी एक समस्या हो गई है। अगले बात पे हम आते हैं, वैसे कल का आप वेट कर लीजिए। अगला पॉइंट पे हम आते हैं कि क्या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो काफ़ी तनाव में हैं कि पीसीएस पीटी भी है 12 अक्टूबर को, या पीजीटी का है 15 अक्टूबर को, और ऐसे में इंटरव्यू जो है ये भी द्वंद्व में फंसा हुआ है कि कभी भी हो सकता है, क्योंकि कल बैठक हो सकता है कि जैसे नवरात्रि समाप्त होती है उसके अगले ही दिन से ये इंटरव्यू प्रक्रिया हो जाए, क्योंकि आयोग अपनी पूरी तत्परता में है कि नवंबर तक फाइनल सिलेक्शन दे दे। तो ऐसे में यदि आयोग इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहते हैं तो उन्हें हो सकता है कि 1 हफ्ते 10 दिन, मतलब 10 दिन का गैप तो रहेगा, उससे आप निश्चिंत रहिए कि नवरात्रि के जस्ट बाद 10 दिन का जो गैप है वो ऐसा आ सकता है। और पहले भी मैंने कहा है कि अब जब आएगा तो फेज का आपको वेट नहीं करना है, किस फेज में किसका है, किस डेट पर किसका है, किस सब्जेक्ट का, वो सब एक साथ आएगा, और हो सकता है कि पहले डे का जिनका है इंटरव्यू उनके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाए, या 1-2 दिन बाद होने स्टार्ट हो जाए। तो संतुलन आप इसमें कैसे बनाएंगे, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि
बताने के बाद भी एक इंटेंशन वाली समस्या रहती है कि बिना परफेक्ट इंटेंशन दिए वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि उतना मन मुताबिक नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी आप अधिकतम कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 उपाय मैं बताता हूँ, आप उसे अपना सकते हैं। एक तो ये है कि अभी जितने भी समय की आपकी कार्य प्रणाली है, यानी कि स्टडी की या और कुछ की, आप उनकी घंटों की दर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। जैसे 7-8 घंटे अगर समय दे रहे हैं तो आप इसे 10-12 तक ले जाइए, जब तक कि कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही है। इसमें इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में जो 3 हमारे पॉइंट हैं, इस पर खैर टिप्स वगैरह पे मैं बात करूंगा अलग से, कुछ एक दो करके। लेकिन जो 3 सबसे ज़रूरी बात है इंटरव्यू की, वो आप पहले प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि इंट्रो में आपको क्या बोलना है, ये फर्स्ट थिंग्स आप देखेंगे। सेकंड में अगर आपका रिसर्च है तो वो उस रिसर्च पे ठीक से आपकी क्रॉस क्वेश्चन तैयार हों। आप लिख करके, सोच करके या किसी से आप सजेस्ट करके रेडी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मूक में तो प्रॉपर उसकी रेडी किए जाते हैं, करीबन क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जुड़े हैं तो सेल्फ उसको तैयार करिए कि ये प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। तीसरे नंबर पे रिसर्च के बाद जो है डेमो में आप जैसे 3 आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन फिलहाल में आप एक डेमो बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए जब तक कि कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही है। चौथे पॉइंट पे ये एक कोई भी आप रिटन का जो सिलेबस है उसमें से 10 में से एक किसी यूनिट को आप बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ये यूनिट उन शख्स को के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो सभी को करना है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनका रिसर्च नहीं है, क्योंकि रिसर्च वालों से कभी कभी यूनिट छूट जाते हैं पूछने में। तो लेकिन ये है कि तैयार तो देखिए सभी करना है, क्योंकि क्या पता उनका मूड उस पर बन जाए। इस बार और भी कई चीज़ें चेंज होने वाली हैं, उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा। जैसे कि कई अदर स्टेट की जो एक्सपीरियंस को लेकर के, हरियाणा में हुआ है कि 7 दिन के अंदर उन्होंने दिया, सब कुछ करा के रिजल्ट वगैरह दे दिया, 7 डेज का टारगेट रखा उन्होंने। एमपी में बोर्ड टीचिंग यानी कि जो डेमो क्लास है उन्होंने उसको हटा दिया, क्योंकि टाइम कम था और बहुत कम समय में 7 से 10 मिनट में सभी का इंटरव्यू कराया, तो बोर्ड टीचिंग ही हटा दिया। ऐसे और भी 3 और एस्पेक्ट हैं जो आपके मेन इंटरव्यू में देखने पड़ सकते हैं या देखने को मिल सकता है। हमें हर उस विकल्प के लिए तैयार रहना है कि ऐसा नहीं कि अचानक ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता था, आयोग गलत है या फिर आपको बताने वाले गलत हैं। इंटरव्यू में थोड़े बहुत बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी करीब करीब 90% जो प्रक्रिया है इंटरव्यू की वो तय रहती है कि इनके साथ ऐसा पूछा जाएगा और इनके साथ ऐसा पूछा जाएगा। इनके का मतलब है कि रिसर्च के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ प्रश्न की एक अलग लाइन चलती है, नेट है उनके साथ थोड़ी अलग चलती है, जेआरएफ वालों के साथ थोड़ी अलग चलती है। इस पर हो सकता है यदि समय बना तो मैं ज़रूर बात करूंगा कि वो प्रोसेस क्या है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं कि तीनों के बीच में संतुलन अगर आपको बनाना है तो आप इंटरव्यू का दायरा आप लिमिटेड कर दें। इंट्रो जो कि जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे में आप प्रिपेयर कर लेंगे, कहीं दिक्कत है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। दूसरा जो है डेमो क्लास एक कम से कम आप प्रिपेयर करिए, वाइट बोर्ड के थ्रू आप कर पाए तो और बेहतर है। वीडियो वगैरह भी आप बनाकर भेज सकते हैं। और तीसरा जो है पार्ट है जिसमें रिसर्च और एक यूनिट आप इनको प्रिपेयर कर लें। यदि आप इनको कर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे कि बहुत हद तक आप तैयार हैं। अब आते हैं पीसीएस और पीजीटी के बीच में संतुलन बनाने का। तो देखिए इतना करने के बाद यदि आपका पीसीएस है तो फुल टाइम अभी आप पीसीएस दे सकते हैं, और जैसे कुछ क्लियरेशन आता है आप पूरी तरह से इंटरव्यू पे टर्न हो जाइए, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके इर्द गिर्द रहने वाली हैं, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और यदि पीजीटी हैं तो बाकी फुल टाइम आप पीजीटी देंगे तो वो दोनों में बेनिफिट करेगा, क्योंकि सिलेबस एक जैसा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आप इनके बीच में संतुलन बना सकते हैं, और हो सकता है कोई और बेहतर आपके पास इससे विकल्प हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।
बिल्कुल अंतिम पार्ट पे हम आते हैं कि किस सेंटर पे मॉक इंटरव्यू में कौन सा डेट बचा है, मतलब कितना देर आपको मिलेगा। ये दरअसल 4 सेंटर आप जानते हैं जहाँ पर मॉक इंटरव्यू अभी कंडक्ट हो रहा है, दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ। दिल्ली में यहाँ चूँकि पैनल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 29 सितंबर में भी डेट आपको मिल जाएगा अगर आप जुड़ते हैं अभी तो। प्रयागराज में 17 अक्टूबर, अगर अभी आप जुड़ते हैं तो 17 अक्टूबर को आपका फर्स्ट मॉक मिलेगा। वहाँ पर भी हमने करीबन 4 से 5 पैनल क्रिएट किए हैं। लखनऊ में 19 अक्टूबर को और गोरखपुर में 21 अक्टूबर को अभी आप जुड़ते हैं तो ये मिलेगा। आपके माइंड में एक द्वंद्व चल रहा होगा कि अभी 10 दिन बाद अभी इंटरव्यू हुआ तो क्या होगा, 12 दिन 15 दिन इस तरह से। तो देखिए, हम उतने ही कैंडिडेट का अभी एनरोलमेंट ले रहे हैं जिनका जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास जुड़े रहेंगे, यदि आयोग का डेट आ जाता है तो उस डेट से पहले हम 3 मॉक उनका कंडक्ट कराएंगे, चाहे जिस तरह से, यानी कि पैनल की संख्या यदि हमें बढ़ानी रही तो, लेकिन उन्हीं का जो लोग जुड़ पाए, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है। और कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ गाइडलाइन जो बेसिक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देखिए थ्योरी पार्ट में तो हम एक वीडियो बना करके आपको ज़रूर दे देंगे, जैसे कि एंट्री है, कहाँ पर आपको स्टैंड करना है एंट्री के बाद, एंट्री लेने का परमिशन का वे आपका क्या होना चाहिए, इंट्रो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या वर्ड यूज करना है, बोर्ड पर जाने से पहले क्या परमिशन है, फिर वहाँ से फिर आप चेयर पे आते हैं तो क्या परमिशन है, एग्जिट के टाइम पे, ये सभी आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली बताया जा सकता है कि ये ऐसे होगा। लेकिन बावजूद इसके मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेच्योरिटी भी अच्छी है लेकिन वो गलतियां बार बार करते हैं। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट पैनल में है, जैसे 4 मेंबर हैं तो उनमें 2 फीमेल 2 मेल का ये कॉम्बिनेशन मोस्टली हम रखते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट को सर बोल देते हैं या सर को मैम, इस टाइप में, फिर सॉरी वहाँ पर नहीं ऐड करते, या जाते समय गेट को कह सकते हैं नहीं लगाते हैं, या आते समय जो है एंट्री कर लिए गेट नहीं लगाया, फिर घबराहट शुरू हो गई, चेयर बैठने पे थोड़ा सा आवाज़ करना। प्रैक्टिकली में ये थोड़ा सा मतलब दिखने लगता है, थ्योरेटिकली आप खुद को समझाते हैं कि मुझसे ये गलती नहीं होगी। ऐसे में क्या है कि आप चाहें तो घर पे भी इन सभी की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यदि आप हमारे पास नहीं जुड़ पाते हैं तो। वैसे 1-2 पॉइंट और हैं, लेकिन उसको हम लोग सेपरेट बात करेंगे, कुछ टिप्स वगैरह इसके। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।